स्वागत है आपका मुल्क की उस रियासत में जहां न सिर्फ वो सब कुछ मिलता है जिसकी तवक्को आप सरसब्ज पहाड़ों की बुलंदियों से करते हैं, बल्कि उससे बढ़ के कुछ और। खूबसूरती हिमाचल का दूसरा नाम है, ये कौन नहीं जानता। पर इस हुस्न के कैसे कैसे लाजवाब पहलू नजर को सुहाते हैं, दिल को लुभाते हैं, इन्हीं की बात होगी हिमाचल के इस सफर में। कालका से हमारा ये सफर शुरू होता है और यहीं से हमें हिमाचल के लैंडस्केप का एक दिलचस्प फील मिलने लगता है। चारों तरफ ऊंचाइयों के ये सिलसिले, बाड़ू की पहाड़ियां हैं। हम जा रहे हैं सोलन की तरफ। आज का हिमाचल प्रदेश आजादी से पहले कई सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों को हिमाचल की आबो हवा रास आई तो वो अपना खासा वक्त यहीं बिताने लगे। यूं हिमाचल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज होने लगी। आज हिमाचल की इकोनॉमी के दो ऐसे शोबे हैं जो बजा तौर पर हिमाचल की पहचान बन गए हैं। जी, बागबानी और सियाहत। और ये लॉजिकल है क्योंकि कुदरत इन दोनों के लिए बहुत मेहरबान है। यहां लीजिए साहब, सोलन आ गया। सतह समंदर से 2250 मीटर की ऊंचाई और जिधर नजर दौड़ाएं उधर दीवदार के सब्ज जंगल। ये रही सोलन की हॉर्टिकल्चर नर्सरी। यहां नर्सरी में ये सेब की नई किस्म के पौधे तैयार करने का काम हो रहा है। नर्सरी में ये जो शगुफों की बहार आई है, ये आड़ू के दरख्तों की जीनत है। वैसे सोलन में सेबों की काश्त ही ज्यादा होती है। हिमाचल के मेहनती काश्तकार और यहाँ की ज़राई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स दोनों अपने अपने तरीके से मिलकर इस काश्त को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोलन में अब हम जिस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं उसे बरसों पहले पटियाला के महाराजा ने अपनी गरमाई राजधानी बना के एक खास पहचान दी थी। पुरस्कून माहौल में बसी ये जगह कहलाती है जेल। जेल में हमने सबसे पहले कदम रखा इस स्कूल में। स्कूल के दिन शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से दूर ऐसी शांति में गुजरे तो वाकई खुशकिस्मती है। इस स्कूल का इंतजाम फौज के हाथों में है। बास्केटबॉल कोर्ट तो हमें यहां का खाली ही मिला, पर क्रिकेट की बात और है। कोई बड़ा शहर हो या पासी वादी,
क्रिकेट तो हर एक की फर्स्ट चॉइस है। वैसे ये क्रिकेट मैदान तारीखी अहमियत रखता है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है ये, वो भी 113 साल पहले बना। जेल में जिस महल में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह कयाम करते थे, उसे आज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक होटल में तब्दील किया है। महल की अंदरूनी तरतीब या डेकोरेशन वगैरह तब्दीली नहीं की गई है, ताकि आज भी यहाँ आने वालों को वही पुराना शाही एहसास नसीब हो। होटल के फर्नीचर का ज्यादातर हिस्सा महाराजा के जमाने का ही है। दरअसल इस होटल की तारीखी हैसियत ही सयाहों को यहां खींच लाती है। होटल वैसे छोटा है, इसलिए एकोमोडेशन भी यहां कम ही है, और हम जब यहां पहुंचे तो ऑफ सीजन चल रहा था, इसलिए होटल तकरीबन खाली ही मिला। टूरिस्ट बिजनेस के नजरिए से जरा हट के बात करें तो हर सीजन यहां बूम सीजन ही कहलाएगा, जिसका एहसास होटल के अंदर भी मिलता है और यहां सब्ज पत्तों से छन रही हल्की धूप से भी। हमने भी महाराजा के डाइनिंग हॉल में लंच कर ही लिया। खाना बेशक आज के दौर का था, लेकिन सर्विस वही महलों वाली शाही सर्विस। जेल के पैलेस होटल से हमने बाहर कदम रखा तो इसके सरसब्ज लॉन्स ने हमें बड़े पुरलुत्फ अंदाज से अलविदा कहा और साथ ही आगे का रास्ता सुझाया। इस वक्त हम हिमाचल के एक और खूबसूरत कस्बे में दाखिल हो रहे हैं। नाम कुफरी, ऊंचाई 2500 मीटर। हिमाचल में बर्फ की सौगात पहले पहल कुफरी को ही मिलती है, और कहीं कहीं तो यहाँ साल भर बर्फ की तह जमी रहती है। सर्दी के मौसम में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी यहाँ मुनक्किद होता है। बेशक इंटरनेशनल सतह की स्लोप्स या सहूलियात मिलना मुश्किल है। हिमाचल के दीगर कस्बों की तरह खासी हरियाली है यहाँ। कस्बे में आकर फौरन अंदाजा होता है कि हम छोटी सी जगह में आए हैं, पर कुफरी का अलग ही चार्म है। एक पुरस्कून नशा यहाँ की हवा में। सयाहों को घुमाने के लिए
यहाँ खच्चरों का इंतजाम भी है। हम आपको ले आए हैं वहां जहां सब्जियों के बादशाह के बड़े नाज उठाए जाते हैं। जी हाँ, ये है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। आलू की काश्त बढ़ाने और इसकी बेहतर किस्में तैयार करने के लिए यहाँ बड़ी लगन से काम होता है। खैर, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला तय करते हैं पहुंचने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी शिमला। शिमला के पुराने शहर तक पहुंचने के लिए टनल से गुजरना लाजमी था। शिमला को कभी शिमलो कहा गया, कभी शिमला और कभी शिमालया। ढलवानों पर बने ये मकान दिलचस्प नजारा पेश करते हैं। वैसे शिमला सेंसिटिव सीज्मिक जोन में आता है, इसलिए इन मकानों को देखकर थोड़ा सा डर भी लगता है। पर यहाँ की तो टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि मकान ढलवानों पर हैं और इन तक पहुंचने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनी हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो शिमला आपको हरगिज मायूस नहीं करेगा। यहाँ के बाजार की एक जुदा गाना रौनक है। यूं तो हर चीज मिलती है यहाँ, पर पर्सनल यूज आइटम्स के लिए ये दुकानें मौजू तरीन हैं। और थोड़ा बार्गेनिंग का सलीका हो तो और भी अच्छा। रात आई तो शिमला की जमीन पर जैसे लाखों तारे आसमान से उतर आए। ये झिलमिलाती टिमटिमाती रोशनियां, वाह। ऐसे में हम होटल की छत पर बड़े शौक से इस कहकशां को नजरों में उतारते रहे। फिर जाने कब नींद हम पर गालिब आने लगी। सुबह हुई तो हम उजाले का हाथ थामे चल पड़े एक बार फिर शिमला को निहारने। और आके रुके भी तो तारीख की एक शानदार याद के सामने। यह है राष्ट्रपति निवास। बर्तानी दौर में यहां वाइसरॉय कयाम किया करते थे। शिमला अंग्रेजों ने मुतबादिल वतन की सूरत में 1819 में ही दरियाफ्त किया था, पर सरमाई राजधानी का दर्जा इसे उन्होंने 1865 में दिया। ये राष्ट्रपति निवास या वाइस रीगल लॉज 1888 की तामीर है। आजकल यहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज कायम है। देखा जाए तो इस इमारत की एक एक ईंट तारीख की शाहिद है, फिर वो बरतानवी दौर हो या आजादी के बाद का। शिमला समझौता भी राष्ट्रपति निवास में ही हुआ था। और भी कई इमारतें हैं शिमला में जो गए दिनों की याद ताजा करती हैं। इन इमारतों के रखरखाव की तरफ भी माकूल ध्यान दिया जाता है। यूं शिमला की शनाख्त महफूज है।
तारीखी इमारतों से ही नहीं, कुदरत के कुछ नायाब वसाइल के जरिए भी, जैसे ये हेरिटेज ट्री। इस दरख्त का असली वतन शिमाली अमेरिका है और यहां शिमला में ये गुजरे जमाने की एक शादाब यादगार की सूरत में खड़ा है। शिमला में आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आपको थोड़ा तंग करने के लिए भी लंगूर बहुत हैं। गलती से आपने खिड़की के पास कोई चीज छोड़ दी तो अगले पल मालूम होगा कि वो गायब है। पहाड़ी इलाका होने के बावजूद शिमला और कालका के बीच बरसों से ट्रेन सर्विस मौजूद है। नैरो गेज ट्रैक पर चलने वाली ये ट्रेन मेंटेन बहुत अच्छी तरह की गई है। ट्रेन का सफर वैसे भी बड़ा सुहाना होता है। शिमला के पुरलुत्फ माहौल में ये सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। यही वजह है कि कई लोग ट्रेन की जर्नी पसंद करते हैं, गर्चे ये बस या टैक्सी के मुकाबले में ज्यादा वक्त लेती है। ये ट्रेन शिमला से कालका तक का 97 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन 5 घंटे में तय करती है। हिमाचल की सरसब्ज जमीन इंसान को फरहत देती है, तो माल मवेशी भी इसमें अपने जीने का सहारा ढूंढ ही लेते हैं। हिमाचल की खामोश वादियों में रूहानी सुख का जो खजाना मौजूद है, उसकी तलब किसे नहीं। और फिर जब से इस रूहानियत में एक नया पहलू जुड़ा है, दलाई लामा की सूरत में, हिमाचल का एक कस्बा मकलोडगंज, जो कि धर्मशाला इलाके में वाक़ है, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बन गया है। 1959 में दलाई लामा यहां तिब्बत से हिजरत करके आ गए। मकलोडगंज की तारीख तकरीबन 150 साल पुरानी है। अंग्रेजों ने 1850 में यहां छावनी कायम की तो पंजाब के उस वक्त के गवर्नर डेविड मैकलोड के नाम पर इसका नाम मकलोडगंज पड़ा। आज मकलोडगंज छोटा तिब्बत जैसा लगता है। यहां दलाई लामा के दर्शन के लिए हॉलीवुड के नामवर सितारे, बड़े बड़े सनतकार और दीगर मशहूर लोग आते रहते हैं। तिब्बत का मसला सियासी सही, पर मकलोडगंज के माहौल में सियासी जोश वाली कोई कैफियत नहीं, फकत रूहानी फरहत का एक पैगाम है जो यहां बसने वाले, यहां आने वाले हर शख्स के दिल में पैवस्त है। बरतानवी दौर से पहले मकलोडगंज के सारे इलाके में भेड़ बकरी पालने वाले गड्डी कबाइल के लोग रहा करते थे, पर आज तो यहां का हुलिया एकदम अलग है। लोग काश्तकारी को अपनाए हुए हैं और बड़ी लगन से, मेहनत से अपने काम में मसरूफ रहते हैं।
मकलोडगंज की फजा में स्पिरिचुअलिटी का दौर दौरा है। बौद्ध मोनेस्ट्रीज में इबादत का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। शमों की यह कतार बुद्ध मत के आफाकी पैगाम का पता देती हुई इस अकीदे के बानी भगवान बुद्ध के मर्तबे का और अजमत का एहसास कराती है। रूहानी मस्ती के इसी आलम में हम मकलोडगंज से निकल पड़ते हैं। इस वक्त हम बिलासपुर से सुंदरनगर की तरफ जा रहे हैं। एक नजर दूर पहाड़ों की तरफ जाती है तो दूसरी अपने सफर के रास्ते पर। मंजिल हमारी एक छोटी दिलकश झील रेवलसर। हम हिमाचल के मंडी जिले में हैं। मंडी जिला मंदिरों के लिए बड़ा मशहूर है, पर अभी तो हम पर एक ही धुन सवार है, रेवलसर पहुंचने की। लीजिए, ये रहा रेवलसर। आसमान का अक्स खुद में उतारते हुए रेवलसर यूं लगता है जैसे हमारे कदम भी आसमान की नीलाहट छूने ही वाले हैं। रेवलसर का आसपास का इलाका भी शांत है और खुद रेवलसर का सुकून इतना पुरअसर है कि यहाँ बैठकर उस मालिक का ध्यान करने को जी चाहता है जो सारी सुंदरता का रचयिता है। इस माहौल में किसी भेड़ बकरी के ममियाने की आवाज भी आए तो डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि फितरत के और करीब ले जाती है। झील में तैरती इन कश्तियों में अक्सर यात्री सफर करते हैं जो झील के गिर्द मौजूद तीर्थ स्थानों के लिए आते हैं। वापसी पर हम सुंदरनगर के नहर के किनारे से गुजरते हुए शफाफ पानी में नीले आकाश का अक्स ढूंढने लगे और साथ ही अपनी अगली मंजिल। हम मुसलसल उतराई में आगे बढ़ते जाएं तो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां की तारीख हिमाचल के दीगर इलाकों की तारीख से कुछ मुख्तलिफ लगती है। ये नूरपुर है। मुगल दौर के आसार अगर हिमाचल में कहीं मिलते हैं तो बस यहीं। नूरपुर मुगल शहंशाह जहांगीर ने आबाद किया और फिर अपनी मलिका नूरजहां के नाम पर इसे नाम दिया नूरपुर। जहांगीर के बनाए हुए कले के खंडर अब भी यहां मौजूद हैं। कले के अंदर ये खंडर ब्रिजराज स्वामी मंदिर के हैं। कई सदियां गुजरी पर इस मंदिर में कारीगरी के आसार बाकी हैं। कुदरत की मेहरबानियां जिस तरह इंसान को हमेशा मुहैया रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसान की नेक कोशिश की यादगार जिंदा रहती है।
यहाँ के पुरस्कून माहौल में आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे तस्वुर में खोए हैं जिससे निकलने का बिल्कुल मन ना करे।